नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम विदाई। राधिका ने जैसे ही गली में कदम रखा उसे चाची के घर के सामने भीड़ दिखाई दी। वह चिंता में पड़ गई। इतनी भीड़ किस लिए? उसने सोचा, कहीं राहुल? फिर अपने आप ही बड़बड़ा उठी, नहीं नहीं, कल रात एक्सीडेंट की खबर मिली और आज सुबह वह ट्रेन में बैठकर यहाँ आ गई। उसने अपनी याददाश्त पर जोर डाला तो याद आया कि चाचा जी ने फ़ोन पर यही कहा था, चोट मामूली है, राहुल के जीवन को कोई खतरा नहीं है। फिर उसने घर पर भी फ़ोन लगाकर बात की थी तो पापा ने भी यही कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम आकर देख जाओ तो अच्छा रहेगा। उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है। यह तो वह अंदाज़ा लगा रही थी कि ग्वालियर भेजने का मतलब है चोट ज़्यादा ही होगी। गली में प्रवेश कर घर की ओर चलते चलते उसने अपने मन को समझाया कि एक्सीडेंट की खबर सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए होंगे और आजकल हो रहे एक्सीडेंट्स पर चर्चा हो रही होगी। उधेरबुन में वह घर के निकट आ गई। चाचा की घर की दीवार से ही राधिका के घर की दीवार लगी हुई थी। वह पहले अपने घर में जाकर सारी जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन जाने क्या हुआ, किसी भीतरी प्रेरणा से अनायास उसके पैर चाचा जी के घर के चबूतरे की ओर ही मुड़ गए। बाहर कई पुरुष इकट्ठे थे। उसे तेज झटका लगा। अंदर हिचकियों में डूबा गमज़दा माहौल था। बैठक का कमरा महिलाओं से भरा हुआ था। सबके चेहरे दुखी और उतरे हुए। प्रायः सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिलख रही चाची के रुदन के स्वर कानों में पड़े तो उसने उन्हें ताका। वे राधिका को देख कर दहाड़ मारकर रोने लगी और उठकर राधिका की ओर लपकी। चाची की हालत खराब थी। सदा सिर पर पल्ला रहने वाला पल्ला एक ओर गिर पड़ा था। राधिका अब भी माजरा पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसका मन अनिष्ट की आशंका से भर उठा। उसने मुश्किल से चाची को संभाला और जमीन पर बैठ गई। पड़ोस की अम्मा जी ने रुदन भरे स्वर में बताया, उसकी सांस तो सुबह 4 बजे ही उखड़ गई थी। उसका पोस्टमार्टम होना था, इसलिए घर पर भनक तक नहीं लगने दी। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उसको लेकर आ रहे हैं, तैयारी कर लो। अम्मा जी का अंतिम शब्द तैयारी कर लो राधिका को अंदर तक सिहरा गया। थोड़ी देर तक तो वह अपने आप को संभाले रही, पर खुद को रोक नहीं पाई और बेसाख्ता फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद कामना की निगाहें रश्मि को खोजने लगी। सोच रही थी उस पर क्या बीत रही होगी। 15 दिन ही तो हुए थे दोनों के विवाह को। हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी होगी अभी। उसने देखा चाची की दोनों बड़ी बहुएं महिलाओं के बीच बैठी है। फिर नजर आया नीचा सिर किए रश्मि भी उन्हीं के पास बूथ सी बनी बैठी है। इच्छा हुई कि उसके पास पहुंच जाऊं, लेकिन पसोपेश में पड़ गई कि किन शब्दों से दिलासा देगी वह रश्मि को। उसे समझ नहीं आया, इसलिए रश्मि से बात करने का ख्याल उसने भीतर ही दबा लिया। वो भी गमजदा चेहरा लिए पहले से बैठी नाते गोते की औरतों के बीच बैठ गई। थोड़े समय बाद ही राहुल का निर्जीव शरीर लेकर दोनों भाई आंगन में आ गए। वे दोनों हताश से वहीं बैठ गए। बड़ा भाई कहने लगा, हमने तो डॉक्टर से कहा था हमारा सब धन जायदाद ले लो, पर हमारा राहुल वापस कर दो, हमारा तो भाई चला गया। दूसरा बोला, जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता,
कोई अपने साथ धन संपत्ति कुछ नहीं ले जाता, सब यहीं धरा रह गया। राहुल के मुंह पर पड़े कपड़े को हटा दिया गया था। चाची उससे लिपट लिपट कर रो रही थी और विलाप कर रही थी। मेरा लाल, तू कहाँ चला गया? तू तो थोड़ी देर बाद आ रहा था, क्या इस हालत में आया है? तू गया तो उसको भी ले जाता, उसे किसके भरोसे छोड़ गया? अरे नाश हो वह मोटर वाले को जो मेरे लाल को मार डाला। राहुल की देह पर चाची दहाड़े मारती रो रही थी और राधिका राहुल की बातें याद कर रही थी। उसके आते ही वह खरीदारी के लिए घर सिर पर उठा लेता, चहकते हुए 2 दिन का प्रोग्राम फिक्स कर लेता और जब तक बात नहीं मनवा लेता पैर पकड़े बैठा रहता था। पर आज कितना शांत पड़ा है। उसके शरीर पर से कपड़ा हट गया था। नीचे देखा कि उसका शरीर पॉलीथीन में लिपटा हुआ था जो खून से लथपथ हो रही थी। फिर भी उसका हंसमुख चेहरा ज्यों का त्यों था। ऐसा लग रहा था कि अभी बोल उठेगा। सभी लोग रो रहे थे, केवल रश्मि पत्थर की मूरत के समान चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही कोई प्रतिक्रिया। शरीर में कोई हलचल भी नहीं थी। वह निर्विकार भाव से सब देख रही थी। लोगों में कानाफूसी होने लगी। अरे इसको तो रुलाओ, नहीं तो पागल हो जाएगी। अरे पत्नी का रोना तो जरूरी है, यही तो छाती पीटेगी। उसे बताओ उसका सुहाग चला गया। कुछ महिलाओं ने उसे झिंझोड़ना शुरू कर दिया। कई औरतों की आवाज़ें आने लगी, तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम रो। बड़े प्रयासों के बाद वह रोई तो नन्हे बच्चे की तरह हिया फाड़ कर। उसकी चीख सुनकर राधिका भी संवेग शून्य होती जा रही थी। पहले ऐसा मौका कभी नहीं आया था जब उसने पार्थिव देह को इतने पास से देखा हो, वह भी इतनी असामयिक और बीभत्स मौत। राधिका ने रश्मि को देखा। उसके मासूम चेहरे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था। कितना प्यारा चेहरा लग रहा था। उससे लगा अब ये सब चीज़ें उससे छिन जाएंगी। बिना सिंदूर और बिन बिंदी के उसका चेहरा कैसा लगेगा? चाची तो स्वयं विधवाओं की तरह रहने की पक्षधर है। याद है कि यहीं पड़ोस की एक नन्ही लड़की जब खाली हाथ हो गई थी और वह बिंदी लगाए चूड़ी बिछिए पहने घूमती थी तो चाची ने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया था। राधिका की तंद्रा भंग हुई। चाची विलाप कर रही थी। उन्होंने अपनी बिंदी और चूड़ी उतार कर फेंक दी और कहने लगी, ईश्वर तुम्हें सुहाग ही चाहिए तो मेरा सुहाग ले लो, पर मेरी बहू का सुहाग वापस कर दो। कहते हुए अपना सिर दीवारों पर पटकने लगी। वे बीच बीच में बरबराती जा रही थी, रश्मि आज से तुम हमारी राहुल हो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वे कुछ देर रुकती, फिर बोलना शुरू कर देती थी। राधिका यह सब सुनकर स्तब्ध थी। उसे लग रहा था कि चाची बहू को ही दोष देंगी कि तू मेरे बेटे को खा गई, लेकिन चाची ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वे रश्मि के प्रति सहानुभूति दिखा रही थी। राधिका को लग रहा था कि हो सकता है सबके सामने चाची रश्मि को कुछ नहीं कह रही है। राहुल चाची का सबसे लाडला बेटा था, सबसे छोटा होने के कारण लाड़ का हकदार भी। इस वजह से रश्मि भी चाची की लाडली बहू है। लेकिन इस स्थिति में हर औरत बहू को ही डायन बताती है। सो राधिका को लग रहा था बेचारी रश्मि, यह वाक्य चाची ने उस दिन कहा था जिस दिन राहुल के ब्याह के बाद रश्मि ने रसोई में प्रवेश किया था और इतने बड़े परिवार के लिए खिचड़ी बनाई थी।
दरअसल रश्मि अल्हड़ थी और अबोध भी, सुंदर ऐसी कि प्लास्टिक की गुड़िया लगे। उसकी सुंदरता देख दूसरी बहुएं जल भून गई थी। स्त्री सुलभ ईर्ष्या के कारण बचपन में माँ मर गई, सो माँ के लार की भूखी थी। चाची को देखा तो हुलस कर रो उठी। चाची भी द्रवित हो उठी थी। फिर दूसरे दिन अपनी अटैची में से निकाल कर अपना बचपन का एल्बम के फोटो सबको दिखा रही थी। एक फोटो देख चाची काठ सी हो गई। बचपन में रश्मि को किसी ने लड़के के कपड़ा पहनाकर फोटो खींचा था। वह फोटो सामने था। चाची ने यादों में बुदबुदाते हुए कहा, ऐसी ही तो लगती थी चिम्मी, मेरी चिड़ैया। फिर लंबी सांस खींचकर रश्मि को खींचकर सीने से लगा लिया था उन्होंने। सब चकित थे। जालिम सास के रूप में ललिता पवार को लजा देने वाली चाची में यह परिवर्तन, और सबको याद आ गई थी चिम्मी, चाची की सबसे छोटी बेटी, जो बचपन में ही अकस्मात चल बसी थी। तब से चाची रश्मि में बहू नहीं, बेटी देखने लगी थी। राहुल के पार्थिव देह कफन में लपेट कर अंतिम यात्रा पर चल पड़ी। औरतें क्रंदन कर रही थीं। कई घंटे ऐसे ही बीते। घर के पुरुष अंत्येष्टि करके वापस आ गए थे। रिवाज के अनुसार विवाहित लड़कियां रुकती नहीं हैं। राधिका भी जाने लगी तो चाची की निगाहों ने उसके पैर बांध दिए। वे फूट फूट कर रोने लगी। फिर फुसफुसाती हुई बोली, तुम रुक जाओ राधिका, तुम्हारी रश्मि से खूब पटती है। तुम चली जाओगी तो उसे दिलासा कौन देगा। राधिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी रही। चाचा के 3 बेटे हैं, 2 बड़े बेटे हैं, उनकी बहुएं भी हैं। राहुल तीसरा बेटा था। बेटी कोई नहीं थी। बड़े भाई की बेटी राधिका को ही इस घर में बेटी का दर्जा मिला हुआ था। पूरे कुटुंब में चाची तेज तर्रार और हठीली मानी जाती थी। वे रीति रिवाजों का बखूबी पालन करती थी। यहाँ तक कि उनके चेहरे से लाज का पल्ला भी नहीं उघरता था। जब वे अपनी बात पर अडिग हो जाती तो चाचा जी भी कुछ नहीं कह पाते थे। उनके कारण ही चाचा और पापा में बंटवारा हो गया था। सभी चाची के लड़ाकू स्वभाव से परिचित थे, जिसकी खबर आसपास के तमाम बिरादरी भाइयों में भी फैल गई थी। फलस्वरूप कोई भी अपनी बेटी उनके घर में देने से झिझकता था। अभी 15 दिन पहले ही की बात है। मुश्किल से एक गरीब घर मिला जब राहुल का विवाह हुआ था। आज तीसरा दिन था। रश्मि का श्रृंगार उतारना था। पड़ोस की महिलाएं जैसे ही उसकी चूड़ियां उतारने लगी, चाची अरावली पर्वत की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, इसका यह रूप मैं कैसे देख पाऊंगी। इसको देख देख कर और ज़्यादा याद आएगी कि मेरा राहुल नहीं है। इसे ये सब चीज़ें बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहकर वे गिड़गिड़ाने लगी। उनके रुदन में इतनी कशक, इतनी वेदना और इतनी तड़प थी कि महिलाओं के हाथ रुक गए। उनमें से एक बोली, तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज के दिन सब बहुएं अपना सुहाग का सामान नया पहनेंगी। इसका भी तो सुहाग का सामान बदल देना चाहिए। रश्मि को भी वे सब सामान नए पहनाए गए। वह फिर से नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। चाची उससे लिपट कर रोने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। राधिका बीच में 6 मासी के लिए चाची के यहाँ आई तो पता चला चाची ने रश्मि के दहेज का सारा सामान एक कमरे में बंद करके रख दिया है।
सब काम निपटने के बाद चाची राधिका को एकांत में ले गई और धीरे से बोली, राधिका, अब तो तू एक अच्छा सा लड़का देख। उसने से सुख ही कहाँ भोगा है। हम अपने आगे रश्मि का विवाह कर दें तो हमें शांति मिल जाएगी। देख, इसका सारा सामान कमरे में बंद कर दिया है। ये यहाँ रहती है तो दोनों बहुएं इससे बहुत काम कराती हैं, इसलिए मैं इसे कभी कभी मायके पहुँचा देती हूँ। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई। थोड़ा रुककर वे फिर से बोली, मुझे मालूम होता कि मेरा राहुल एक जन्म भी इसका साथ नहीं दे पाएगा तो मैं इसे ब्याह कर नहीं लाती। कहकर वे बिलखने लगी। राधिका उन्हें दिलासा देते हुए सोच रही थी, चाची का यह विचार तो बहुत अच्छा है। वे पुनः बोल उठी, देख, उसके माँ बाप तो गरीब हैं। यही ब्याह उसने बड़ी मुश्किल से किया था। तुम रुपए पैसे की चिंता मत करना। हम करेंगे शादी, हम करेंगे कन्यादान। राधिका को चाची के चेहरे पर अडिग निश्चय का भाव दिखाई दिया। यह सब सुनकर वह निश्चिंत हो गई कि चाची रश्मि का ख्याल रखेगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। समय निकलते देर नहीं लगी। रश्मि का भी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। चाची ने हट करके उसे परीक्षा दिलवाई थी। जब रश्मि ने ही फ़ोन पर बताया कि चाची रात को जाग जाग कर उसे चाय पिलाती थी और परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करती थी, तो राधिका भी चाची के बदलते मात्र हृदय पर खुश हो गई। राहुल को गुजरे पूरा 1 वर्ष बीत गया था। राधिका रश्मि को देख के दुख को भूलकर अपने परिवार में व्यस्त हो गई थी। अचानक चाची का फोन आया। उन्होंने बताया कि रश्मि की शादी तय कर दी है। लड़का बैंक में है। उसकी पत्नी भी एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। शादी का मुहूर्त जल्द का निकला है, इसलिए सब काम तेजी से चल रहा है। चाची का कहना था कि कार्ड का इंतज़ार नहीं करना, जल्दी आ जाना। शादी की नियत तिथि आ गई थी। राधिका अपने परिवार के साथ वहाँ आई। विशाल पंडाल लगा हुआ था। चारों ओर रोशनी जगमगा रही थी। चाची चमकीली साड़ी पहने सामने से आती दिखाई दी। बोली, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। बारात आई। लड़का सुशील और व्यवहारिक लगा। शादी की सभी रीति परंपराएं चल रही थी। अचानक एक बहस का मुद्दा पंडितों के बीच चल पड़ा कि लड़की की एक बार भंवड़ पड़ जाती है तो दूसरी बार नहीं पड़ती। कुछ देर तक तो चाची शांत होकर सुनती रही। वे लाज की ओट से सब देख सुन रही थी। वहाँ कई बुजुर्ग भी थे। उनके सामने चाची ने कभी चेहरा भी नहीं उघाड़ा था, फिर मुंह कैसे खोलती। यह बहस चलते हुए बहुत देर हो गई। लड़के वालों की तरफ का भी पंडित भी यही कह रहा था। हाँ, शास्त्रों में भी यही नियम है। चाचा शांत मूक दर्शक बने बैठे थे, पर चाची कहाँ शांत रहने वाली थी। वे विनम्र किंतु ऊंची आवाज में बोली, फेरे तो पड़ेंगे, फेरे से ही तो पति पत्नी बनेंगे। वचन लेंगे तभी तो शादी का महत्व समझेंगे। जब लड़के के फेरे हो सकते हैं तो लड़की के फेरे क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ देर तक पल्ले की ओट से सबके चेहरे ताके, फिर बोली, मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन शास्त्र रचे किसने हैं? हम तुमने ही ना। फिर उसमें फेरबदल भी तो कर सकते हैं। चाची का तर्क काटने की हिम्मत वहाँ किसी में नहीं थी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ऐसी अच्छी कहानी पढ़ने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्ते।